इसके अलावा मैंने बुक लिखी है। आई एम ऑथर एंड आई रिटन बुक्स ऑन लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स। आपको याद होगा एक दौर 2010 का था जिसमें स्कूलों में भी अगर आप जाके देखते थे तो 90 to 95% बच्चे जो है आईआईटी इंजीनियरिंग के पीछे जाते थे। दौर आएगा 2030 का, उसमें जो दौर 2010 में आईआईटी इंजीनियरिंग का था वही दौर 2030 में क्लैट के बच्चों का होगा। तो ये इसलिए एक इतना उभरता हुआ करियर है जो आने वाले दौर में आई एम प्रीटी श्योर कि एक बहुत बड़े बूम पे होगा। देयर आर 5 करोड़ केसेस पेंडिंग इन इंडिया। 5 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं जिन पे मेरे हिसाब से कुछ सिर्फ 30-35 हज़ार जजेज हैं। आई एम एडवोकेट सागर पंगाल एंड आई एम प्रैक्टिसिंग लॉ इन गुड़गांव एंड दिल्ली एनसीआर, और आई हैव डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम सिम्बायसिस पुणे एंड करंटली परसुइंग पीएचडी इन क्रिमिनल लॉ ओनली। इसके अलावा मैंने बुक लिखी है। आई एम ऑथर एंड आई हैव रिटन बुक्स ऑन लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स। देखिए सर, इसके पीछे जैसा कि आपने कहा कि लॉकडाउन के टाइम पे मैंने अपने स्पेयर टाइम को मैंने यूटिलाइज किया। देखिए, जब मैंने क्लैट लिखा 2014 में, उस टाइम सिर्फ 15,000 कैंडिडेट्स वर थे और उस टाइम पे एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स था क्लैट का, जो उस हिसाब से ही क्वेश्चन पूछे जाते थे। 2020-21 में क्या हुआ, एक दिन पूरा का पूरा क्लैट का जो कंसोर्शियम है उसने पूरे के पूरे क्लैट के सिलेबस को चेंज कर दिया और उन्होंने उसको कॉम्प्रिहेंसिव टाइप पैसेज बेस बना दिया और पूरा न्यू पैटर्न पे उन्होंने कर दिया। जिसमें ये चीज़ मैं उस टाइम तक मैं पढ़ाने भी लग गया था, मैं कोचिंग में भी था क्योंकि लॉकडाउन था तो मैं ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड कराता था क्योंकि कोर्ट्स तो नहीं चल रहे थे उस टाइम पे। तो जब मैंने एक चीज़ एहसास की कि स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है वो इस चीज़ से आ रही है कि उनको पैटर्न नहीं मिल रहा, उनको कंटेंट नहीं मिल रहा, उनको क्वेश्चंस नहीं मिल रहे प्रैक्टिस करने के लिए। उस टाइम पे मैंने उस टाइम को यूटिलाइज करके मैंने अपना खुद का कंटेंट बनाना स्टार्ट किया और वो बुक, पहले भी एक सेकंड एडिशन आया था, अब उसका जो थर्ड एडिशन आया है वो ये है क्लैट। और इस क्लैट को बुक की खासियत ये है कि सिर्फ ये क्लैट नहीं बल्कि एलेट, आपका एनएलयू दिल्ली का जो एग्जाम होता है वो, एलसेट, स्लैट सिम्बायसिस एंट्रेंस टेस्ट और एमएससीटी जैसे जितने भी इंडिया में जितने भी एग्जाम्स हैं लॉ से रिलेटेड, उन सब के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराती है। क्लैट का इसमें बहुत सारा एक काफ़ी चंक है, एक काफ़ी सब्सटेंसिव पोर्शन है जो क्लैट की तैयारी कराता है, और उसके साथ साथ जो सिम्बायसिस और एमएससीटी में जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड है। एक कंप्लीट सेट ऑफ पैकेज आपको मिलेगा सिर्फ एक सिंगल बुक में, जो कि इंडिया के तमाम लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स में आपको हेल्प कराएगा, आपको प्रिपेयर करने में, और हेल्प करेगा आपको, आई एम डेफिनेटली श्योर आपको क्लियर भी करेगा। देखिए सर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि यहाँ पे डिफेंस सर्विसेज का और वो है और वो जो होना भी चाहिए, है ना, बट आपको याद होगा एक दौर 2010 का था जिसमें स्कूलों में भी अगर आप जाके देखते थे तो 90 to 95% बच्चे जो है आईआईटी इंजीनियरिंग के पीछे जाते थे। लेकिन आप, आज मैं इस इंटरव्यू में आपको ये बताना चाहूँगा कि सर आप याद रखना, एक दौर आएगा 2030 का, उसमें जो दौर 2010 में आईआईटी इंजीनियरिंग का था वही दौर 2030 में क्लैट के बच्चों का होगा। क्योंकि लॉ आज के दिन एक ऐसा उभरता करियर है जिसमें आप ना सिर्फ एक कोर्ट तक सीमित रहेंगे, आप कॉर्पोरेट लॉ में जा सकते हो, आपने यूपीएससी का जिक्र किया, आप यूपीएससी में जा सकते हो, आप जुडिशरी में जा सकते हैं। अगर आपने उसके बाद एलएलएम मास्टर्स करोगे तो मास्टर्स करेंगे तो उसमें सीधा अगर आपकी रैंक अच्छी आ गई तो पीएसयूज आपको बिफोर गोइंग टू कॉलेज मास्टर्स करने से पहले ही आपको पैकेज बेसिस पे हायर कर लेते हैं और ये कहते हैं कि जाओ अपनी पढ़ाई पूरी करो, उसके बाद आके हमारी कंपनीज में काम करो। और भी बहुत सारे फील्ड हैं। आज के दिन स्टार्टअप जो है इंडिया में, एक जैसे इंडिया बहुत डेवलप होने लग रहा है डे बाय डे, तो लोग स्टार्टअप्स बहुत लेके आ रहे हैं। अगर मेरे माइंड में भी आज के दिन कोई भी स्टार्टअप करने का आइडिया आता है तो सबसे पहले आदमी लॉयर रिजर्व करता है। सबसे पहले वो ये देखता है कि यार मैं अपने लिए एक लॉयर सिक्योर करूं ताकि वो मेरे को सारी लीगल कॉम्प्लिकेशंस या कोई एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट से लेके कितनी भी सारी चीजें हैं उन सभी अड़चनों से मेरे को लॉयर बचा लेगा। तो ये इसलिए एक इतना उभरता हुआ करियर है जो आने वाले दौर में आई एम प्रीटी श्योर कि एक बहुत बड़े बूम पे होगा। सर, देयर आर 5 करोड़ केसेस पेंडिंग इन इंडिया। 5 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं जिन पे मेरे हिसाब से कुछ सिर्फ 30-35 हज़ार जजेज हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये दायरा जो है ये कितना ज़्यादा, इसका जो अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो बहुत ज़्यादा ये एक नंबर है। इसलिए हमारी सरकार, आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि जितने से जितनी ज़्यादा हो सके जुडिशरी में, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स में और पुलिस में रिक्रूटमेंट्स करें, भर्तियां करें, जिससे आने वाले हमारे जो यूथ है उसको एक रोजगार भी मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, हर घर में ऑफिसर्स होंगे और जितना ये इतने जो पेंडिंग केसेस इंडिया में है
उन सबको भी एक बहुत ब्यूटीफुली तरीके से सॉल्व भी किया जाएगा और सब में डिस्क्रिप्शन भी आएंगे। जो पिछले 10-10, 15-15 साल से केसेस पेंडिंग है उनमें भी कुछ ना कुछ डिक्री, ऑर्डर या जजमेंट पास होंगे। जी, मैंने ऐसे ऐसे भी बैचेस देखे हैं सर, जिसमें 90% गर्ल्स हैं और 10% बॉयज़ हैं। ऐसे बैचेस आज के दिन बनने लग रहे हैं, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और जो स्कूल्स में बेसिकली जो लीगल रीजनिंग पढ़ाते हैं उनमें। रीज़न बीइंग ये है कि सबसे पहली बात तो ये बड़ा सिक्योर एक करियर आज के दिन होने लग रहा है, बिकॉज गर्ल्स कैन गो टू कॉर्पोरेट लॉ। पहले जो देखा जाता था कि क्रिमिनल लॉयर्स की लाइफ ऐसी होती है कि दे हैव टू डील विद एक्चुअल क्रिमिनल्स, जो कि है, मैं उसको मना नहीं करूंगा, बट आज के दिन क्योंकि लॉ में ऑप्शंस इतने खुल गए हैं, ऑप्शंस इतने ज्यादा वाइड हो गए हैं, इसलिए गर्ल्स के लिए एक बहुत ज्यादा सिक्योर प्लस में गुड अमाउंट विद गुड पैकेजेस, वो सब चीजें आज के दिन लॉ में हमको देखने को मिल रही हैं। सर देखिए, ओल्ड पैटर्न का ये था कि जैसे एक बार जो क्लैट कंसोर्शियम था वो वही रात को 8 बजे ऑनलाइन आए और आते ही उन्होंने ये बोल दिया कि आज से क्लैट का पूरा पैटर्न चेंज होता है। जितने भी हमारे देश के तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स थे, जो कि जिनकी थाउजेंड करोड़ के उनके जो बिजनेस रहते हैं, वो सब एकदम डाउनफॉल पे आ गया एक सिंगल रात में, एक सिंगल ये बोलने पे कि क्लैट का पूरा पैटर्न चेंज हो गया। अब उन्होंने इसको कॉम्प्रिहेंसिव टाइप पैसेज बेस बना दिया है। इसका मतलब आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, आपको प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ इज नॉट रिक्वायर्ड, बट द थिंग इज आपको ये पता होना चाहिए कि वेयर द लॉ शुड बी, वेयर वी कैन पुट द लॉ। अब आपको एक क्वेश्चन दे देंगे, उसके 4 एग्जांपल्स हैं, उन ऑप्शंस का जो आंसर्स है वो उस पैराग्राफ में ही गिवन है। जैसे आप इंग्लिश में आरसी पैसेजेस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जब हम बच्चे थे 5th 6th क्लास में जो सोल्व करते थे, उसी को लॉ के क्वेश्चंस में थोड़ा सा डिफिकल्ट उन्होंने कर दिया है। लेकिन इफ योर रीडिंग स्पीड इज गुड, अगर आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी है तो आई एम 100% श्योर कि बच्चे उस एग्जाम को बहुत अच्छे से पूरा भी करेंगे और क्रैक भी करेंगे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ रही है। इतने सारे मेरे होनहार स्टूडेंट्स जो हैं, जो मेरे कांटेक्ट में रहे हैं, अभी भी रहते हैं, उनका क्लैट भी नहीं हो पाता था जस्ट बिकॉज कि सर हमारी रीडिंग स्पीड नहीं आती। 150 क्वेश्चंस में से एक स्टूडेंट था, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, 150 में से सर उसका स्कोर बना अराउंड 95, लेकिन उसने एग्जाम घर आने के बाद जब उसने क्रॉस चेक किया तो उसको अराउंड 145 के आसपास क्वेश्चंस पता थे, आते थे। सिर्फ एक चीज बोला कि सर ड्यू टू द स्कार्सिटी ऑफ टाइम आई वाज नॉट एबल टू कंप्लीट माय एग्जाम। रीडिंग स्पीड अगर आपकी अच्छी है तो आई एम श्योर आपका क्लैट का एग्जाम पूरा भी होगा, कंप्लीट भी होगा और क्लियर भी होगा। सर देखिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना ज़्यादा रीडिंग करेंगे उतनी ही ज़्यादा स्पीड बढ़ेगी। ऑलवेज गो फॉर दी, देखिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी बोलता था, ये चीज़ मैंने भी खुद अपनी लाइफ में किया है। देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड MEE, मेयर एक्सपोजर इफेक्ट। जब भी आप रीड करते हैं तो हमेशा कभी भी पहली बात तो बोल के रीड ना करें, हमेशा मन में रीड करें। दूसरी बात, हमेशा 3 या 4 वर्ड्स को एक साथ उठाएं और उसको ग्रैस्प करें, राइट। अगर एक एक चीजों को सर ऐसे देखने लगे ना तो आपका एग्जाम छूट जाएगा, फिर नहीं हो पाएगा। आप 2-3 वर्ड्स को पकड़ें और उनको फास्ट रीड करने की कोशिश करें। ये प्रैक्टिस के साथ डेवलप होगी। इट्स नॉट एन ओवरनाइट रूल कि एक दिन में आ जाएगा, लेकिन हाँ 1 महीने में जरूर आप उस चीज को कैच करने लग जाओगे। चाहे आप नॉवेल्स पढ़ो, चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़ो, लेकिन सबसे पहले अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ाओ, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उससे भी बड़ी बात, अगर आपको कहीं से कंटेंट नहीं मिल रहा है तो यू कैन बाय दिस बुक। आप इससे रीडिंग स्पीड बढ़ा सकते हैं, आप इससे पैसेजेस पढ़ें, उनके क्वेश्चन सोल्व करें। आपके इससे 2 फायदे होंगे। एक तो आरसी पैसेजेस, आपको पता होगा कि एग्जामिनर कैसा एग्जाम में पूछेगा, रीडिंग स्पीड बढ़ेगी, प्लस में आपकी प्रैक्टिस तो हो ही रही है। इसका बेनिफिट ये है सर, देखिए कुछ एग्जाम्स हैं, क्लैट आजकल ना भी पूछता है एक आधी बार। ये मैंने क्यों डाला इसमें, रीजन बीइंग सिम्बायोसिस, MHCT, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी जैसे जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हैं उनमें ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। उससे भी बड़ी बात, मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि लॉ एस्पायरेंट्स को लीगल मैक्सिम्स अगर इस उम्र में ही सीख लेंगे तो कल को किसी केसेस की ड्राफ्टिंग होती है, आप कल को हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लॉयर बन रहे हो और वहां पे आप ड्राफ्ट कर रहे हो किसी चीज को, तो जज साहब के आपका जो फाइल है, आपका जो प्लीडिंग्स है, उस पर एक बहुत गहरा असर डलता है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लीगल मैक्सिम्स यूज़ करें। ये मेरा पर्सनल मानना है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि लॉ एस्पिरेंट्स को अभी इसी एज में ही लीगल मैक्सिम सीखने चाहिए। और कुछ नहीं है सर, मेरे हिसाब से अराउंड कुछ 60-70 या 80 के आसपास मैक्सिम्स हैं, जो अगर एक बार सीख लेते हैं तो फिर थ्रू आउट लाइफ आपकी ड्राफ्टिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं वो चीज़ें। देखिए, ये आप क्लैट में एडमिशन के बाद भी आप कर सकते हैं। मैं उन जज साहब को निगेट नहीं करना चाहूँगा, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बट क्या होता है ना सर, अभी टाइम बहुत कम है। देखो, एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है फोकस्ड वर्क।
तो इस टाइम जो 11th-12th में जो स्टूडेंट्स हैं उनका टाइम है फोकस स्टडी करने का। हार्डवर्क बाद में भी हो जाएगा। जब आपके पास 5 साल हैं, जब आप BLLB या BBLLB जैसा कोर्स करते हो, आप 5 साल का जब जो टाइम आपके पास रहेगा, आप उस टाइम पे अपनी राइटिंग हैबिट्स को बढ़ाओ, राइटिंग स्किल्स को बढ़ाओ। वो आपके अंदर एक इतना ज़्यादा क्रिएटिविटी लेके आएगी कि आपकी ड्राफ्टिंग जो आने वाले टाइम पे होगी वो बहुत उसमें हेल्प मिलेगी। बट इस टाइम आपको पूरा का पूरा टाइम डेडिकेट करना चाहिए, डिवोट करना चाहिए टूवर्ड्स योर रीडिंग स्पीड, टूवर्ड्स योर एग्जाम एंड ये सारी चीज़ें। इसमें अगर मैं आपको अपना पर्सनल वो बताऊं तो आई एम अ ड्रॉपर। आई ड्रॉप्ड 1 ईयर आफ्टर 12th क्लास। रीज़न बीइंग कि उस टाइम पे सर यूट्यूब इतना होता नहीं था। उस टाइम पे हमको कोचिंग का इतना कुछ वो था नहीं, एक स्टैंडर्ड वो सेट ऑफ रूल्स थे, उसमें से पढ़ना पड़ता था। और मैं किसी कारणवश मैंने लेट सोचा था कि सिम्बायोसिस या NLS बैंगलोर। तो मैंने क्या किया, मैंने क्लैट क्लियर करने के लिए मैं बहुत वाइड चला गया। मैं जीके में इतना वाइड चला गया, लीगल में इतना वाइड चला गया और कई सारी ऐसी इररिलेवेंट चीज़ें पढ़ने लगा जो कि मुझे काम नहीं आनी थी, जस्ट इन ऑर्डर टू ग्रास्प द नॉलेज फ्रॉम एवरीवेयर। और वो मेरे को बैकफायर किया वो चीज़ मेरे ऊपर। फिर जब मैंने ड्रॉप किया, फिर मैंने अपने सीनियर्स और उन सब लोगों से जो कांटेक्ट में थे उनसे मैंने पूछा, तो उन्होंने यही बोला कि स्मार्ट स्टडी करो, कम पढ़ो लेकिन रेलिवेंट पढ़ो। तो सर अभी यही मैं बोलना चाहूँगा कि थोड़ा सा क्लैट से संबंधित अगर हम पढ़ें और राइटिंग स्किल्स में ना जाएं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए, वोकेबलरी क्रिएट्स अ वेरी क्रूशियल रोल इन क्लियरिंग क्लैट। अगर आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग है तो आपको बहुत सारी चीज़ों का, अब आरसी पैसेजेस में हर पैसेज में आपको 1 या 2 क्वेश्चंस तो वोकेबलरी से रिलेटेड या एंटोनियम सिनोनिम्स पूछेंगे। सिनोनियम एंटोनिम्स वही होते हैं कि आपको वोकेबलरी आपको पता होना चाहिए उस वर्ड का मतलब क्या है, तभी आप उसका सिनोनिम या एंटोनियम बता पाएंगे। तो ये है कि वोकेबलरी और इंग्लिश रिक्वायर्ड तो है ही आपके उसमें, क्योंकि उसके बाद जैसे आप NLU में आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, आप क्लैट एग्जाम क्लियर करेंगे, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। आप मार्क्स अच्छे आएंगे तो आपको एकदम से जो आपका पीयर ग्रुप होगा वो हार्ड कोर इंग्लिश वाला होगा, राइट। अब मैंने ये चीज़ देखी है कि हमारा जो गांव से जुड़े हुए बच्चे हैं, जो रूरल एरिया से आते हैं, जो थोड़े पिछड़े इलाकों से आते हैं, जो कि उनके एरियाज़ में स्कूल उतने हाई फाई नहीं है जैसा कि हमारे महानगर में, मुंबई में, बेंगलोर में और चेन्नई में जैसे स्कूल्स हैं, वैसे यहाँ पे नहीं देखने को मिलते। ये चीज़ मैं आपको, तो ऐसे केस में क्या होता है ना कि जब हमारे साइड का बच्चा जो ज़मीनी लेवल से उठ के, बिल्कुल रूरल एरिया से उठ के एकदम से उन टॉप मोस्ट स्कूल से आए हुए बच्चों से लॉ स्कूल में NLUs में बैठता है, तो कहीं ना कहीं वो रिलेटिव डिप्रिशिएशन, उसका जो पर्सनैलिटी है उसमें कहीं ना कहीं कमी आती है। वो ये सोचता है कि यार मैं तो अभी इतना, तो उसको कोप अप करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ऐसी चीज़ें ना आए, इसलिए सबसे पहले अपना इंग्लिश और इन सब पे पहले से ही ध्यान दो और पहले से उसमें स्ट्रांग बनो। फोकस स्टडी मतलब आपका लॉ से रिलेटेड कंटेंट, आपका लीगल नॉलेज और सबसे जरूरी मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लियरिंग एनी एग्जाम इन इंडिया। आई एम नॉट स्पेशली टॉकिंग अबाउट क्लैट, बट आप कोई भी एग्जाम ले आओ इंडिया में, मॉक टेस्ट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन दैट। सर देखिए, इसमें जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, वो प्रैक्टिस एक्सरसाइज को मैंने 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एक्सरसाइज बनाई है, क्योंकि इसमें मैंने इसको सिर्फ लॉ फोकस्ड रखा है। और प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे एग्जाम का, अब कोई भी टॉपिक आप उठा लीजिए, लॉ ऑफ क्राइम्स का अगर मैं कोई भी पर्टिकुलर सेक्शन अगर समझा रहा हूँ, जैसे मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड, तो मैं मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड से रिलेटेड 2-2 इलस्ट्रेशंस, फिर उनके 10-10 प्रैक्टिस एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चंस में उनके क्वेश्चंस मैंने पुटअप किए हैं, ताकि एक सिंगल टॉपिक से रिलेटेड अगर किसी को किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो स्टूडेंट उसमें मार ना खाए। सर देखिए, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मेरे हिसाब से आपको 150 क्वेश्चंस होते हैं और आपको 120 मिनट्स में 150 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। मतलब आप 1 मिनट में 1 क्वेश्चन करेंगे तो भी आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसमें सबसे बड़ी बात जो कि मुझे पता नहीं ऐसे बोलना चाहिए, लेकिन मैंने जितने भी स्टूडेंट्स को बताया है उनको फ़ायदा भी मिला है और उनके सिलेक्शंस भी हुए हैं। मैं कई बार कई क्वेश्चंस में अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि कई बार आरसी पैसेजेस मत पढ़ो। कुछ आरसी पैसेजेस ऐसे होते हैं कि उनको पढ़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो क्या करते हैं ना कि सर आपका हमेशा जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा आरसी पैसेज का, उसका आरसी पैसेज में फर्स्ट पैराग्राफ में उसका कहीं ना कहीं आंसर गिवन होगा। 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन वोकेबलरी, एक क्वेश्चन एंटोनिम सिनोनिम से रिलेटेड होगा। तो 2-3 क्वेश्चन इसमें हो गए। एक क्वेश्चन वो इन्फ्रेंस बेस्ड पूछते हैं जानबूझ के कैंडिडेट को फंसाने के लिए। व्हाट आई एम इंटरप्रेटिंग
एट सिटिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और क्या आप इंटरप्रेट कर रहे हो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ये सर हम दोनों के, देखिए हम दोनों के ब्रेन अलग है, इनका ब्रेन अलग होगा, इनका ब्रेन अलग होगा। तो इसमें क्या होता है ना, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन जानबूझ के डाले जाते हैं कट ऑफ को नीचे गिराने के लिए, क्योंकि जो वो लाखों कैंडिडेट सोच रहे हैं शायद वो ऐसा एग्जामिनर वैसा ना सोच रहा हो, वो ट्रैप है, वो अपनी तरफ से उसका एक आंसर पहले से ही लगा के रखेगा। हालांकि मैंने इसमें 80% गलतियां होती देखी हैं कि इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन जानबूझ के फंसाने के लिए किए जाते हैं, एग्जामिनर कट ऑफ को नीचे गिराने के लिए। इनको सर हम बोलते हैं बाउंसर क्वेश्चंस। ये बाउंसर की तरह रोल प्ले करते हैं। एवरेज से भी नीचे होगा ना तो भी चल जाएगा। मेरा एवरेज से नीचे था बट स्टिल मैंने क्लैट भी क्लियर किया, सिम्बायोसिस भी क्लियर किया। तो मैथ्स का कोई इतना अहम रोल नहीं है। और MSCT जैसे एग्ज़ाम है, अब तो क्लैट ने भी मैथ्स को हटा ही दिया है, उसने भी उसको डेटा इंटरप्रिटेशन बेसिस पे लेके आ गए हैं। आपको बार चार्ट, फ्लो चार्ट इस टाइप से आपको देंगे और उसमें आपको परसेंटेज बेसिस, एवरेज बेसिस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे, विच इज़ 9th-10th क्लास के आसपास, 9th-10th क्लास के लेवल का वो मैथ्स का होता है। मैं हर क्लैट एस्पायरेंट को एक समान मानता हूँ, लेकिन जो फर्स्ट आता है और जो लास्ट आता है उसमें सबसे बड़ी एक जो डिफ्रेंशिएशन है वो ये है कि वो सीरियस है, ये सीरियस नहीं है। वो अपने टाइम को यूटिलाइज करता है, ये टाइम को यूटिलाइज नहीं करता है। वो मॉक टेस्ट को सीरियसली देता है और जो मॉक टेस्ट में जो गलतियां हैं उनसे सीखता है और उनको रेक्टिफाई करता है। वो मॉक टेस्ट देता है और फिर फेंक देता है, उसको शायद दोबारा पढ़ता भी नहीं होगा। ये एक मेजर डिफरेंस होता है। तो आप अपना आरसी पैसेजेस की ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए, आप इंग्लिश को ग्रो कीजिए, वोकेबलरी पे ध्यान दीजिए, रीडिंग स्पीड बढ़ाइए और मॉक टेस्ट टाइम टू टाइम देते रहिए। और जैसे ही मॉक टेस्ट आप दे दें, उसमें से अगर आपको 150 में से 120 स्कोर किया है, तो जो 120 आपको आते हैं वो तो आते ही हैं। जो आपको 30 नहीं आते, नेक्स्ट 3-4 दिन बाद उसको दोबारा उठाएं और जो 30 नहीं आते उन पे काम करें, क्योंकि वही चीज आपको आगे लेके जाएगी। और सबसे बड़ी बात, इसमें एक एलिमिनेशन थ्योरी अपनाएं। अगर आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आता है और आपको बिल्कुल नहीं आता पता कि ये कहाँ से आया एग्जाम, ये क्वेश्चन कहाँ से आया, इसका कुछ भी ना कोई सिर पैर कुछ नहीं लग रहा, उस केस में आप एलिमिनेशन थ्योरी अपनाइए। देखिए 4 ऑप्शन है, ABCD। अब सबसे पहले देखिए कि ये जो क्वेश्चन है इसमें क्लोजेस्ट वन कौन सा लग रहा है। अगर आपको उसमें से एक क्लोजर वन लग रहा है तो आप उसको साइड में रख लीजिए। मतलब अगर आप एलिमिनेट करेंगे जो आपको बिल्कुल ऐसा ऑप्शन लग रहा है कि इसका कोई तुक ही नहीं बनता कि इसमें आएगा, तो उस क्वेश्चन को एलिमिनेट कर दें। फिर भी अगर आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए और 2 ऑप्शन आपके पास बचे हैं, तो आपके पास 50-50% है कि आपका क्वेश्चन जो है ठीक होने के चांसेस हैं। तो ऑलवेज ट्राई द एलिमिनेशन थ्योरी इन योर एग्जाम। तो भूलते हैं, लेकिन इतना नहीं है कि हम रीडिंग करना ही भूल जाएं, या इतना भी नहीं है कि हम उस कॉन्सेप्ट को भूल जाएं कि इसमें अगर उन्होंने ये पर्टिकुलर लॉ डाला है तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस डाले हैं ये मैं ऑलरेडी प्रैक्टिस करके आ चुका हूँ, राइट सर। तो इस तरह से थोड़ा सा वो रखें। और अगर देखिए टच में रहेंगे, डेली क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो आपकी एक हैबिट ऐसी बन जाएगी कि आपको फिर, मैंने इतनी प्रैक्टिस कर ली थी अपने टाइम पे कि मैं प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन जो होते थे मैं प्रिंसिपल पढ़ता ही नहीं था, क्योंकि फैक्ट्स को देख के समझ में आ जाता था कि एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है। हमेशा एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। आप ये मत देखो कि आप बीइंग अ कैंडिडेट वहां पे बैठे हो, आप ये देखो एग्जामिनर पूछना क्या चाहता है, उसने ये क्वेश्चन डाला है तो मुझे कहां फंसाना चाहता है। जिस दिन ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना सर, उस दिन आपका मेरे हिसाब से 50% योर वर्क इज डन। फिर आपको थोड़ा सा रीडिंग और इन सब पे ध्यान देना है। बुक को लिखने में आई कैन से स्लीपलेस नाइट्स फॉर मल्टीपल वीक्स एंड मंथ्स। मुझे 5-6 महीने लग गए बुक लिखने में, और जिसमें कभी कभी तो मेरी दिन की 15 से 16 घंटे की भी सिटिंग होती थी एक दिन की। तो बहुत मेहनत की है और बहुत कुछ इसमें झकझोर दिया है। अब देखते हैं कि मोटिवेशन मेरे गुरु भी रहे हैं, मेरे प्रेरणा स्रोत भी रहे हैं इसमें बुक लिखने के, उसमें मिस्टर दानिश हसनैन, अभी एडीजे हैं बुलंदशहर, उन्होंने भी बुक लिखी थी और उन्होंने फिर मेरे को भी प्रेरित किया कि सागर छोटे तेरे को भी लिखनी चाहिए। और उन्होंने फिर गाइडेंस तो मिल ही रही थी कि कैसे पब्लिश करवाना है, कैसे ISBN नंबर लेना है, कहाँ से कॉपीराइट्स लेने हैं और वो सब, तो उनसे मुझे काफ़ी हेल्प मिली। बट एक कर गुजरने की क्षमता थी और कभी से मन में था कि मैं लिखूं, और इस चीज़ ने एक टाइम पे मेरे को बहुत ज़्यादा फैसिनेट किया था कि मुझे बुक लिखनी चाहिए। जब उसमें एक्चुअल में मैं घुसा और जब पूरा पूरा दिन लैपटॉप के सामने ऐसे रहता था, तो कई बार हौसले भी ऐसे परस्त होते लगते थे कि यार नहीं हो पाएगा। कई बार कुछ ऐसे लोग भी मिलते कि यार, जैसे कि आपने अभी बोला कि भाई इस उम्र में नहीं कर पाओगे तुम, इतने वो नहीं है।
तो अभी मेरा 3rd एडिशन आ रहा है, तो ये उनके लिए भी एक जवाब है, बट आज तो नहीं कांटेक्ट में उनसे, बट यस आप इसको अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे डायरेक्टली मेरा नाम सागर पंघाल टाइप करके सर्च करें, फर्स्ट ऑप्शन में ये बुक आ जाएगा। आप इसका कवर पेज जो है वो रेड कलर का है और ऐसे है, तो आप इस बुक को अमेजोन फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं, या फिर आप अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे भी जाके खरीद सकते हैं। वो मेरे को इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं बाय द नेम ऑफ एडवोकेट सागर पंघाल, एंड आई हैव स्टार्टेड अ न्यू यूट्यूब चैनल बाय द नेम ऑफ वकालत इनसाइट्स, जिसमें मैं वकालत की बारीकियों के बारे में बताता हूँ। तो वो मेरे को वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे को यूट्यूब चैनल पे भी, वहाँ पे मेरा मेल आईडी और सब कुछ गिवन है। और इससे क्लैट से जुड़े फैक्ट्स और वकालत से जो जुड़े फैक्ट्स और जो इनसाइट्स है, जो बारीकियां हैं, वो मैं डेली बेसिस पे चैनल पे बताता हूँ। आप वहाँ से भी मेरे को ईमेल wakalat.insights@gmail.com आप उस पर कर सकते हैं।